Hello 12th class. Now we start part 2, chapter number 1, Indian economy on the eve of independence. इसके पार्ट 2 में हम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस. आज़ादी के टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसी कंडीशन थी. ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिवेल्ड द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारे एग्रीकल्चर की क्या विशेषता रही उस टाइम. लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम थी. प्रोडक्शन रेफर करता है टोटल आउटपुट को और प्रोडक्टिविटी रेफर करती है आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड. यानी कि प्रोडक्शन होता है कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक हेक्टर लैंड पर कितना आउटपुट प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी बोथ वर फाउंड टू एक्सट्रीमली लो. ये दोनों उस टाइम जो है इनकी कंडीशन बहुत कम थी. इफ अरोज एन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मीन एज वेल एज इंसेंटिव ऑन पार्ट ऑफ कल्टिवेटर लाइक द पीजेंट्स. और उसका मेन रीज़न था कि इनके पास मनी ही नहीं थी इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, क्योंकि इन लोगों की कंडीशन ही बहुत जो है पुअर थी. अब 1947 का अगर हम प्रोडक्टिविटी लेवल और प्रोडक्शन लेवल देखते हैं तो वीट की प्रोडक्शन जो पर हेक्टर थी 1947 में ओनली 660 थी, जबकि राइस की 665. अगर 1819 की बात करते हैं तो ये इंक्रीज़ होकर 3000 हो गया और ये इंक्रीज़ होकर अप्रोक्सीमेट टू जो है 27,000 तक. ये 3408 और 2665. वीट की प्रोडक्शन, ये प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर की. प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन 1947 में ओनली 64 लाख टन था, जबकि 1819 के अंदर ये 991 बन चुका. और राइस में जो है 220 जो है प्रोडक्शन थी, जबकि इंक्रीज़ होकर 156. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों है क्या चीज़. यानी कि टोटल कितना आउटपुट हुआ उसको हम प्रोडक्शन कहेंगे और पर हेक्टर ऑफ लैंड में कितना आउटपुट होता है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं. बहुत कम थी. शो दैट ये टेबल हमें शो करती है कि 5.2 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर टू 200 1819 के कंपेयर में 5.2 टाइम कम थी. प्रोडक्टिविटी जो है 4 टाइम लोअर थी कंपैरिजन टू 2018-19. तो लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ वीट वाज नियरली 15.5 टाइम लोअर और राइस की प्रोडक्टिव जो थी लेवल ऑफ आउटपुट था वो 5.3 टाइम लोअर था. अगर हम कंपेयर करते हैं अब 18 और 19 के ईयर में. सेकंड था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, ना के बराबर, और हम लोग किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर फार्मर्स, रेनफॉल पर. एग्रीकल्चर शोड ए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली डिपेंड अपॉन रेनफॉल. हमारी जो है हाई डिग्री ऑफ एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटी यानी कि जो आउटपुट था वो डिपेंड करता था रेनफॉल पर. अच्छी रेनफॉल होगी तो गुड आउटपुट होगा, पुअर रेनफॉल होगी तो पुअर आउटपुट होगा. नो एफर्ट्स वाज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल. को ब्रिटिश सरकार के टाइम में किसी प्रकार का सिंचाई के लिए किसी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं किया गया था, जिसमें वेल और कैनल्स दोनों आते हैं. थर्ड आता है डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग. फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज मीन्स ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. एज सस्टेन फार्मिंग यानी कि इस तरीके की फार्मिंग की जाती थी जो अपनी फैमिली की बेसिक नीड को ही पूरा कर सके. देयर इज़ ए लिटल सरप्लस. प्रोडक्शन होता ही नहीं था. जब लोअर प्रोडक्शन है तो फैमिली की ही बेसिक नीड को पूरा किया जाता था. इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता था कि उसको मार्केट में सेल कर सके. कॉमर्शियल आउटलुक की कमी थी, बैकवर्डनेस थी, पॉवर्टी थी. इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम थी. फिर फोर्थ कारण था गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल. ज़मीन के मालिक और जो उस पर काम करते हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी जो है डिफरेंस था. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस था. अदर वे में हम कह सकते हैं ओनर शेयर द आउटपुट, हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दे वर मेरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज देयर रेंटल इनकम. द टीलर ऑफ द सॉइल्स वर मेरली गिवन एनफ फॉर सब्सटेंस. ओनर ऑफ द सॉइल और टीलर ऑफ द सॉइल में यही डिफरेंस था कि सारा खर्चा तो टीलर ऑफ द सॉइल करता था, परंतु इनकम कौन ले जाता, ज़मींदार.
एन ओनर ऑफ द सॉइल, और उसके पास जो है बेसिक नीड को ही पूरा करने के तक का ही जो है ग्रेन बचता था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की। टीलर जो है कर्जे में डूबता जा रहा था, ओनर जो है उसका फ़ायदा उठाता जा रहा था, और इसीलिए जो है पॉवर्टी हमारी जो है देश में पॉवर्टी की रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, लोग बहुत गरीब थे। फिफ्थ कारण कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी स्मॉल एंड परमानेंट होल्डिंग, यानी कि छोटी छोटी ज़मीन जो है किसानों के पास थी। लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रैगमेंटेड। लैंड होल्डिंग यानी कि जो लैंड का साइज़ था बहुत कम था, फार्मर्स के पास छोटी छोटी लैंड थी। फ्रैगमेंटिंग होल्डिंग का मतलब होता है पीस हेयर एंड पीस देयर, यानी कि एक टुकड़ा ज़मीन का यहाँ है और एक टुकड़ा कहीं और। अगर साथ साथ हो तो लैंड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, परंतु एक छोटा सा टुकड़ा पूर्व में है तो एक टुकड़ा पश्चिम में, इस तरीके से था जो अनइकोनॉमिक था, जिसकी वजह से आउटपुट कम होता था और कॉस्ट ज़्यादा लगती थी। सिक्स्थ जो मेन था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिश सरकार ने, मैंने आपको अभी फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जमींदारा सिस्टम जो है लॉन्च किया होता ब्रिटिश सरकार ने। अनयूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था, ट्रायंगुलर रिलेशन था गवर्नमेंट का, ओनर का और टीलर का। गवर्नमेंट जमींदार से लेती थी और जमींदार किससे लेती थी? टीलर से, और इसको जमींदार सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इनके बीच में जो मेन बात ये थी कि जो जमींदार था वो परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल था। जमींदार जो है फिक्स्ड अमाउंट में गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करता था। जमींदार वर फ्री टू एक्सटेंड सच मोड्स फॉर टीलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड, और जमींदार बिल्कुल फ्री था कि वो जितना चाहे उतना टैक्स जो है वो टीलर ऑफ द सॉइल से ले सकता था। इम्प्लीकेशंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर अलार्मिंग, और ये लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम चल रहा था, जमींदार सिस्टम था, ये बहुत खतरनाक, एकदम की खतरे की घंटी थी फार्मर्स और फार्मिंग के लिए भी। अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशंस ऑफ द टीलर ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार, जमींदार जो है पूर्ण रूप से शोषण कर रहा था टीलर ऑफ द सॉइल का। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे, और टीलर ऑफ द सॉइल के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और टीलर वर रिड्यूस टू स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर, और लैंडलेस लेबर की जो है इनकी जो संख्या जो है बढ़ती जा रही थी, इन पे कर्जा बढ़ता जा रहा था। लैंड लेबर जो है कम वेजेस में दूसरों के खेतों में काम कर रहा था। बैकवर्डनेस थी टीलर्स की, दे हैड नो मीन्स एंड लिटल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएंगे, इसलिए उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा टैक्स जो है ज़मींदार वसूल कर लेगा, तो उनके पास तो फिर भी कुछ नहीं बचेगा। तो ज़मींदार ऑन अदर हैंड लैंड lavish lifestyle spent all their revenue income on luxuries of life. Improvement of agriculture was totally neglected. जमींदार को तो अपने लैंड रेवेन्यू से मतलब, उसको कोई मतलब नहीं था कि एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, टीलर ऑफ द सॉइल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो अपनी आराम की ज़िंदगी जो है व्यतीत कर रहा था उस इनकम से। फिर नेक्स्ट फीचर्स थी फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे जो टीलर ऑफ द सॉइल को थे उन पर फोर्स करना शुरू कर दिया था कि वो कॉमर्शलाइजेशन करते, यानी कि वो ही प्रोडक्शन करे जिसकी ब्रिटिश सरकार को, उसी चीज़ का जो है क्रॉप का प्रोडक्शन करें। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर करता है शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अपने लिए आप अनाज मत पैदा करो, बल्कि मार्केट को क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉप की प्रोडक्शन करो। मेंशन नीड टू मेड ऑफ कैश क्रॉप सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन, इसकी हाई डिमांड थी मार्केट में, और इसी की जो है कल्टीवेशन के लिए जो है फोर्स किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इडको की खेती करो, राइस और वीट की जो है खेती कम करो। रीज़न ये था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत थी इनको नील की डाइंग और ब्लीचिंग के लिए, इसलिए उन्होंने जो है प्रेशराइज़ किया फार्मर्स को कि वो वीट राइस की बजाय इसकी जो है प्रोडक्शन करें। फार्मर्स वर एदर लेड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ इडको, इनको ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करने के लिए पैसे दिए जाते ताकि वो नील की खेती करें, और इट एक्सपोज द सब्सटेंस फार्मर टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, और मार्केट से जो है
ये व्हीट और राइस की जो वो ना करे और वहीं से ही वो मार्केट से ही वो इस चीज़ को ले हाई रेट पे। अर्लियर दे वुड ग्रो grain for their family consumptions, now they needed cash to buy it from the market. They would grow grain for their family consumptions, और अगर ज़रूरत है कैश से मार्केट से खरीदे। बट दे वुड स्लैम्ड हैव कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेप्टनेस, इसकी वजह से उन पर कर्जा बढ़ता जा रहा था और वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वाज बोथ बैकवर्ड और नॉन वाइब्रेंट, दोनों थी। बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की फीचर्स थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसकी फीचर भी है। लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, स्मॉल ऑफ फ्रेगमेंट होल्डिंग। गल्फ था, ओनर ऑफ द सॉइल और टीलर ऑफ द सॉइल के बीच में काफ़ी डिफरेंस आ गया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। ये एक हमारे ईवी ऑफ द इंडिपेंडेंस टाइम में, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की ये स्थिति थी। अब बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सिस्टमैटिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द टर्म ऑफ द डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इम्प्लाइड टू थिंग्स। इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में केवल ब्रिटिश सरकार ने दो ही चीज़ें इम्प्लाई की थी। एक तो हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, इस प्रकार की पॉलिसी बनाई थी। ब्लिंक ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो वो इंडस्ट्री में पैसा कैसे इन्वेस्ट करते। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारा हस्तकला का जो बिज़नेस था वो कैसे धीरे धीरे हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैसे ख़त्म हुआ। ब्रिटिश रूल जो है, हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया इंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। भारत की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में, क्वालिटी वाइज भी और वैसे भी एक्सीलेंस थी। ब्रिटिश राज ने इस बिज़नेस को एकदम ख़त्म कर दिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उससे रिलेटेड पॉइंट है क्या क्या किया इन्होंने। टैरिफ पॉलिसी लगा दी, जो मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि रॉ मटेरियल आप ब्रिटिश सरकार को एक्सपोर्ट करेंगे और फिनिशिंग गुड्स जो है वो भारत में आएगा। अगर भारत हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर हाई टैक्स रेट लग गया था, जिसकी वजह से उसके रेट हाई हो गए और लोग उसको खरीद नहीं रहे थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी उनके रेट हाई थे, जिसकी वजह से लोग जो है विदेशी सामान जो है परचेज कर रहे थे। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत जो है एक अच्छा सोर्स था रॉ मटेरियल के लिए और मार्केटिंग के लिए भी अच्छा था। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया, दोनों पे, यानी कि रॉ मटेरियल अगर भारत से विदेश में जाएगा तो टैक्स फ्री और विदेश से अगर भारत में सामान आएगा तो टैक्स फ्री। और सेम टाइम पर उन्होंने क्या करा था कि हैंडीक्राफ्ट पर जो है हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी थी, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ये डाउन चला गया। वाइल द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्ट गेनिंग द इंडियन मार्केट, और ब्रिटिश सरकार के जो प्रोडक्ट था उसको बहुत फ़ायदा हो रहा था और इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो बिज़नेस था वो धीरे धीरे अपना स्थान खोता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरा रीज़न था डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। पीरियड टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश सरकार से पहले नवाब, राजा, प्रिंस, एम्पायर रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये लोग ही राज करते थे और ये लोग हैंडीक्राफ्ट के को जो है बहुत प्रेफरेंस देते थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर इंटरनेशनल रेपुटेशन बन गई थी हमारी। द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट। जैसी ब्रिटिश सरकार आई, इन्होंने हमारे राजा महाराजा इनको सबको अपने कब्जे में ले लिया, इसको ख़त्म कर दिया और इसी प्रकार से हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी जो है वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट कारण था कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट और मशीन मेड प्रोडक्ट में कंपटीशन बढ़ गया था। मशीन से सामान जल्दी बनता है, जबकि हैंडीक्राफ्ट में सामान बनने में टाइम लगता है। क्वालिटी वाइज देखें तो वो हैंडीक्राफ्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जबकि मशीन की कम थी। रेट वाइज देखिए तो हैंडीक्राफ्ट का जो सामान था, प्रोडक्ट था, वो हाई रेट पे मिलता था, जबकि मशीन प्रोडक्ट जो है कम रेट पे मिलता था। इसलिए
जो है लोग विदेशी सामान यानी कि चीप रेट पे खरीदने को तैयार रहे। मशीन मेड प्रोडक्ट जो था लो कॉस्ट प्रोडक्ट गिव ए स्टिफ कंपटीशन टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। मशीन मेड प्रोडक्ट था आउट एक्सेल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज, और इसकी वजह से हमारे जो इंडियन क्राफ्टमैन का बिजनेस जो है वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया। ये भी रीज़न था जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जो है ख़त्म हो गया। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, लोगों की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि नए नए स्टाइल के नए नए उस तरह के वो लोग देखते थे तो वो अलग अलग डिमांड करते, जिसकी वजह से भी हमारा बिजनेस जो है शट डाउन हुआ। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, क्योंकि हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति में बहुत अंतर होता है। लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा पैटर्न चेंज हुआ डिमांड का इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस ने की वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है ख़त्म हो गई। ये भी एक रीज़न था कि लोगों का रुझान जो है वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा चला गया था। फिर बात आती है इंट्रोड्यूसिंग रेलवे। भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार का सामान जो है लो कॉस्ट पर बहुत जल्दी जो है भारत में आने लगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ मार्केट जो है वो इंक्रीज़ हो गई, इन्होंने अपनी मार्केट बढ़ा ली। शिंकिंग फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी कॉस्ट हाई थी, इसके कंपैरिजन में उनकी कॉस्ट कम थी तो उनकी मार्केट इंक्रीज़ हो गई। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल ये नहीं गया, शट डाउन हो गया। हमारी इंडस्ट्रियों पर हमने पैसा ही इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो ये थी इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन ऑन द टाइम ऑफ ईवी ऑफ द इंडिपेंडेंस। क्लियर? आप इसको ध्यान से सुने और फिर इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।